1, 2, 10, 20 और ये पूरी 50 हो गई, पूरी 10,000। इस बार तो मनाली का ट्रिप पक्का है। बच्चों सुना तुमने, इस बार हम पक्का मनाली जाएंगे। मम्मी पक्का ना? अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होगी ना? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने कैसे कैसे 1-1 रुपया जोड़ा है, इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी। सुनो जी, आज से कुछ दिनों तक घर में रोटी और चावल में से एक ही चीज बनेगी, क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे में मैं एक तरफ अलग से जोड़ कर रखूंगी। लेकिन ऐसे कितने पैसे जोड़ लोगी तुम? इतने पैसों से हम मनाली नहीं जा पाएंगे। जाएंगे, जरूर जाएंगे, आप मुझ पर भरोसा रखो बस। अंकित अपनी दिहाड़ी से जो भी पैसे लेकर आता है, हिमांशी उन पैसों में से हर रोज 10 रुपए बचाकर पूजा के मंदिर में रखती है। एक गुल्लक में डालकर रख देती है। उस गुल्लक पर लिखा होता है हमारा सपना। उस गुल्लक को हिमांशी को पूरा भरना होता है और उसे भरने के लिए, बहू तू अपना और हमारा एक सपना पूरा करने के लिए आखिर और कितनी मेहनत करेगी। इतनी रात हो गई है, अब छोड़ दे ये सिलाई का काम। दादी जी, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और मुझे तो सिर्फ इस गुल्लक को भरना है। अगर आज रात को ये सारे कपड़े सिलकर दे दूंगी तो कल फैक्ट्री से और उठा लाऊंगी। दिन भर घर का काम, खेतों से सब्जी काट कर लाने का काम, और तो और लोगों के लिए अचार, मंगौड़ी, पापड़ बनाने का काम, और रात भर सिलाई। बहू अपने एक सपने के लिए तो खुद को कितना परेशान करेगी बेटा। माँ जी, दादी आप चिंता मत करो, बस कुछ दिन और फिर ये गुल्लक पूरी भर जाएगी और उसके बाद हम सब लोग मनाली जाएंगे। देख लेना, इस बार ये सपना तो हम जरूर पूरा करके रहेंगे। पता नहीं कब जाएंगे भाभी, याद है ना कैसे हर बार कोई ना कोई पनौती हमारे मनाली जाने के रास्ते में आ जाती है। हाँ भाभी, सबसे पहले जब टिकट बुक की थी हमने, तभी आपने इसी तरह 1-1 रुपया जोड़ा था, और उसके बाद क्या हुआ था याद है ना? हाँ वो भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस समय पैसे जोड़ने के लिए हिमांशी ने हम सबको पानी वाली दाल खिलाई थी पूरे 1 महीने तक, और लास्ट में हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई, और तो और उनके पैसे भी वापस नहीं मिले। ना हम मनाली जा पाए और ना ही पैसे मिल पाए। हाँ, और जब दूसरी बार हम लोग मनाली जाने वाले थे तब तुम्हारे ताऊ जी स्वर्ग सिधार गए, इसी वजह से हम मनाली नहीं जा पाए थे। हाँ, और पिछली बार का याद है सब लोगों को, कैसे कैंसिल हुआ था हमारा मनाली जाना। हाँ, वो हम कैसे भूल सकते हैं, दरवाजे पर से वापस लौट कर आए थे हम लोग। सब कुछ अच्छे से रख लिया है ना? सभी लोगों ने अपने गर्म कपड़े रख लिए हैं, और दादी जी आपने सभी लोगों की दवाइयाँ रख ली हैं। पापा जी आपने अपना गर्म शॉल पहना हुआ है ना? और नित्या और अथर, तुम दोनों ने सॉक्स भी पहने हैं ना शूज के अंदर? अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इस बार तो लगभग हम घर से निकल चुके हैं, अब की बार मनाली का ट्रिप पक्का है। हाँ बेटा, तुम लोग चलो, मैं पूरे घर के ताले लगाकर आती हूँ। दादी जी आप आगे चलो, ताला लगाकर मैं आती हूँ। पद्मिनी जी जैसे ही जल्दबाजी में कदम आगे बढ़ाती हैं, दरवाजे की चौखट से उनका ठोकर लग जाती है और जमीन पर अचानक बहुत तेज वो गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में फ्रैक्चर आ जाता है और सभी लोग, अरे दादी जी आपको क्या हो गया है? हे भगवान, जल्दी से दादी जी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। पद्मिनी जी को अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पता चलता है कि उनकी कमर में फ्रैक्चर हो गया है। उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और हिमांशी ने मनाली जाने के लिए जो पैसे जोड़े होते हैं वो सारे उनके इलाज में खर्च हो जाते हैं। तो इस बार भी हमारा मनाली जाना कैंसिल हो गया ना? पता नहीं हमारे नसीब में मनाली जाना है या नहीं। चिंता मत करो निधि, हम एक दिन मनाली जरूर जाएंगे। मैं हूं ना, मैं अपना और हमारा ये सपना जरूर पूरा करूंगी। मुझे याद है भाभी ने कहा था कि वो हमारा सपना जरूर पूरा करेंगी, और आज भाभी आपने हमारा सपना सचमुच पूरा कर दिया है। अभी ज्यादा मत उछल, पता है ना पिछली कई बार हम किस तरह लास्ट मोमेंट पर मनाली जाने से रुके हैं। इस बार कम से कम मनाली पहुंच जाने दे। अंकित की बात पर पूरा घर ठहाका लगाकर हंसता है और हिमांशी सभी से कहती है, आपकी बार मैंने अच्छे से प्लानिंग की है। टिकट्स तो मैं पहले ही बुक करा चुकी हूँ, और इस गुल्लक में जो पैसे हैं वो हमारे घूमने फिरने, रहने और खाने के काम आएंगे। अरे वाह मम्मा, हम तो इस बार पक्का मनाली जाएंगे ही जाएंगे। मेरे स्कूल के सारे दोस्त हर बार अपने मम्मी पापा के साथ वेकेशंस पर जाते हैं, इस बार मैं भी जाऊंगा। हाँ बच्चा, चलो मनाली जाने की तैयारी करो, 1 हफ्ते बाद हम सभी को मनाली जाना है। पद्मिनी जी का पूरा परिवार पूरे हफ्ते मनाली जाने की तैयारी करता है, और गरीबों जैसी हालत में भी वो जैसे तैसे करके मनाली में पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े, कुछ खाना और कुछ एक्स्ट्रा पैसे अपने पास रख लेते हैं। और आज सुबह सुबह, अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में तुम लोग जरूरी चीजें भूल मत जाना।
हाँ, और दवाइयाँ जरूर रख लेना, वहाँ बहुत ठंड है। मुझे तो अभी से इतनी कपकपी लग रही है, न जाने वहाँ क्या होगा मेरा। अरे यार तुम एक काम करो हिमांशी, खाने के लिए कुछ मठरी भी बना लेना। अरे हम ले तो जा रहे हैं आलू पूरी, इनसे काम चल जाएगा ना। बेटा वो सफर में खा लेंगे, बाद में चाय के साथ खाने को कुछ तो होना चाहिए ना। हिमांशी बेटा तू बना ले थोड़ी मठरी। अरे दादी मैं पहले ही बना चुकी हूँ, ये देखो डिब्बा भर लिया है और मैंने एक बैग भी एक्स्ट्रा कर लिया है, इसमें सबके लिए एक्स्ट्रा कंबल है। इतना ठंडा मौसम है, रास्ते में ठंड लगी तो। अच्छा किया बेटा तूने, सब गर्म कपड़े पहनकर चलो, सर्दी यहाँ पर इतनी है, सोचो वहाँ कितनी होगी। सुबह सुबह हिमांशी के पूरे परिवार में भगदड़ मची होती है, क्योंकि शाम के समय उनकी मनाली की ट्रेन पकड़नी होती है। और शाम के समय ताला लगा दिया है ना बेटा, अच्छे से चाबी संभाल कर रख लेना। हाँ माँ जी चिंता मत करो, सब हो गया है, अब तो मनाली घूमने की चिंता करो। और ऑटो वाले भैया स्टेशन चलोगे? हाँ भैया चलो, लेकिन इतना सारा सामान एक ऑटो में नहीं आएगा बाबूजी, दूसरा ऑटो करना पड़ेगा। अरे हाँ भैया कर लेते हैं, तुम मंगा लो दूसरा ऑटो। थोड़ी ही देर में एक और ऑटो आ जाता है और पूरा परिवार ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। और जैसे ही ट्रेन आती है, ट्रेन आई चुक चुक चुक, ट्रेन आई चुक चुक चुक, ये पे अब हम मनाली जाएंगे। हाँ हम मनाली जाएंगे। देख रही हो हिमांशी अपनी बेटी की खुशी, कितनी खुश हो रही है मनाली जाने के नाम पर। आपको पता है खुशी तो मेरे भी मन में इतनी है कि मन कर रहा है कि आसमान में उड़ने लग जाऊं, लेकिन हमेशा हमारी खुशियों को नजर लग जाती है, इसीलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल किया हुआ है। पूरा परिवार एक साथ आपस में हंसी मजाक कर रहा होता है, तभी ट्रेन आ जाती है। सभी जल्दी जल्दी करके ट्रेन में चढ़ते हैं और अपनी रिजर्वेशन वाली बोगी में जाकर बैठ जाते हैं। फाइनली हम सब मनाली जा रहे हैं, अब कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। बड़े पापड़ बेले हैं हमने मनाली आने के लिए, और इसका सारा श्रेय हमारी बहू हिमांशी को जाता है। बेचारी ने दिन रात एक कर दिया पैसे जोड़ने के लिए। पता है मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं एक बार अपने जीवन में मनाली जरूर जाऊं, लेकिन घर की परिस्थितियों को देखते हुए कभी घर से बाहर तक नहीं निकल पाई। हाँ अम्मा जी, इसलिए तो आपने मुझे भी कहीं नहीं जाने दिया। ये भी कोई वक्त है ये सब बातें करने का? हम सब मनाली जा रहे हैं, मजे करो। बहू जो आलू और पूरियां बनाकर लेकर आई थी, चल वो खा लेते हैं, भूख लगी है। पूरा परिवार टिफिन खोलता है, टिफिन में सूखे आलू और पूरियां होती हैं। सभी लोग आपस में मिलकर पूरी आलू खाते हैं और हंसते गाते गुनगुनाते फाइनली मनाली पहुंच जाते हैं। और स्टेशन पर पहुंचकर मम्मी पापा फाइनली हम मनाली पहुंच गए। देखो मम्मा कितना सुंदर है ये, लेकिन मुझे तो बहुत तेज ठंड लग रही है। वाह ये पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं ना, ये बर्फ के पहाड़। यहाँ पर तो गाड़ियों पर भी बर्फ जमी हुई है, कितना सुंदर नजारा है। वो देखो बर्फ के पहाड़, स्नो भी गिर रही है, यहाँ तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है। जल्दी से हमें मनाली के किसी धर्मशाला में कमरा लेकर रहना पड़ेगा, वरना इस बर्फ में तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। ये तो हो रही था, ठंड के मौसम में हम मनाली आए हैं, और जब इस मौसम में हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी ठंड है तो मनाली में कितनी ही ठंड होगी। ये तो हिमाचल प्रदेश है। मेरी तो बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान ही नहीं है कि इस ठंड को झेल पाऊं। बेटा जल्दी जल्दी से कोई धर्मशाला देखकर हम उसमें जाकर ठहरेंगे। अंकित और नितिन जल्दी से जाकर एक धर्मशाला ढूंढते हैं और उन्हें मनाली में एक सस्ती सी धर्मशाला मिल जाती है, जहां पर पूरा परिवार जाकर एक ही कमरे में अपना सारा सामान रख देता है और आराम से चिमनी के पास बैठ जाता है और अपने हाथ पैर सेकने लगता है। क्या फायदा हुआ मनाली आने का, जब हम धर्मशाला में बैठे हुए हैं। अरे आप देख नहीं रहे हो बाहर कितनी बर्फ गिर रही है, इतनी बर्फ में अगर बाहर घूमोगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन माँ हम मनाली बर्फ देखने के लिए ही तो आए हैं, चलो सब लोग तैयार हो जाओ, हम बाहर बर्फ देखने जा रहे हैं। मनाली पहुंचकर पूरा परिवार ठंड में ठिठुरता हुआ कपड़े बदलता है और सभी लोग मॉडर्न वुलन कपड़े पहनते हैं। पद्मिनी जी और भारती जी सलवार कुर्ता पहनती और हिमांशी और निधि सूट पहनती हैं और सभी लोग मोजे टोपे ग्लव्स पहनकर बर्फ में घूमने निकल जाते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, भारी बर्फबारी के तूफान के चलते सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि सभी अपने अपने कमरों में रहें, कोई भी बाहर न निकले, वरना ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। अरे ये लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा है, जरा सुनो तो सही गौर से। भैया ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बर्फ का तूफान आने वाला है, तो सभी लोगों को अपने घर में रहना है। अरे
अभी कहाँ आया बर्फ का तूफान। जब तक तूफान आएगा तब तक हम थोड़ी बहुत मस्ती तो कर ही सकते हैं ना। चलो अथर्व, नित्या, मजे करो बर्फ में। हिमांशी मनाली के मजे से वो बर्फ को हाथ में उठाने के लिए झुकती है कि तभी बर्फ की बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और एकदम से टूरिस्ट स्पॉट पर भगदड़ मच जाती है। अरे अपने अपने घर में धर्मशाला और कमरों में चले जाओ, वरना आज बर्फबारी में हमारी जान चली जाएगी। बहुत तेज बर्फ का तूफान आ रहा है। अंकित उस भीड़ में से एक आदमी को रोकता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भैया, सब लोग इतनी तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? अरे भाई, तुमने सुना नहीं क्या? जरा उत्तर की तरफ से कितना तेज तेज बर्फ का तूफान आने वाला है। चलो जल्दी से तुम भी अपने कमरे में जाओ। तुम्हारे साथ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वरना सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उस आदमी की बात सुन अंकित के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो तुरंत तेज कमरों से अपने बच्चों को, भाई बहनों को और अपनी हिमांशी को लेकर धर्मशाला में पहुंचता है और धर्मशाला में पहुंचकर, क्या हुआ बच्चा, तुम लोग इतना हाफ क्यों रहे हो और इतनी तेजी से कहाँ से आ रहे हो? बर्फ में मजे नहीं किए क्या? क्या करें मजे दादी जी, यहाँ आकर भी हमारी किस्मत में मनाली में घूमना नहीं है। बाहर बहुत तेज बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से तूफान आने वाला है और लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रही है कि सभी अपने अपने कमरों में रहें, कोई बाहर न निकले। क्या फायदा हुआ मनाली आने का, जब हम सभी को कमरे के अंदर ही रहना है। इससे अच्छा तो हम यहाँ आते ही नहीं। एक एक रुपया करके हमने मनाली के लिए जोड़ा था। जैसे तैसे करके हमारी हिमांशी बहू ने तो दिन रात एक कर दिए थे, लेकिन फिर भी हमारी किस्मत में मनाली में मजे करना है ही नहीं। माँ देखो बाहर कितनी तेज बर्फ गिर रही है। मेरा तो मन बाहर जाने का कर रहा है, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन माँ, हम तो बर्फ देखने के लिए मनाली आए ना। फिर बर्फ की बारिश हो रही है तो हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? बेटा, ये बर्फ की बारिश नहीं, बर्फ का तूफान है। अगर हम बाहर गए तो हमारा खून जम सकता है और हमारी मौत भी हो सकती है, इसलिए ये समय खतरनाक है। चुपचाप यहीं बैठो। पूरे 5 दिनों तक हिमांशी का पूरा परिवार इस धर्मशाला में बैठता है और धर्मशाला में रहते हुए वहाँ का किराया और खाना पीना इतना महंगा होता है कि उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और 5 दिन पूरे होने के बाद, आप लोगों के पास अब किराया देने के पैसे नहीं है तो हमने यहाँ पर मुफ्त की धर्मशाला नहीं खोल रखी है। आप लोग जाओ यहाँ से, और जब पैसे हो देने के लिए तब आना। आ जाते हैं भिखारी कहीं के। लेकिन भाई साहब, हम लगातार 5 दिनों से आपको किराया दे तो रहे हैं ना, और आप देख ही रहे हैं बाहर कितना तूफान आ रहा है। थोड़ा इंसानियत के नाते कम से कम हमारे बच्चों के बारे में तो सोचिए। अरे अगर मैं तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचूंगा तो मेरे बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? मुझे भी तो अपने बच्चों का पेट पालना है। टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहाँ से। धर्मशाला का मालिक धक्का मारकर सभी को बाहर निकाल देता है और अब मनाली में बर्फ के तूफान के बीचों बीच पद्मिनी जी का पूरा परिवार बेघर और बेसहारा होता है। उनके पास न खाने के लिए पैसे होते हैं और न रहने के लिए कोई ठिकाना। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आप लोगों से मनाली आने की इतनी जिद न करती तो ये सब कभी नहीं होता। बेटा, तू अपने आप को क्यों कोस रही है? मनाली जाने का सपना तो हम सभी ने देखा था ना, तो ये सब भी हम सभी को झेलना पड़ेगा। लेकिन अब समस्या ये है कि हम अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? बाहर तो इतनी ठंड बढ़ गई है कि हमारे पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। और मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। पता नहीं हम घर कैसे वापस जाएंगे। वाह निधि, क्या आइडिया दिया है तुमने। हमें घर वापस लौटना चाहिए। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। चलो रेलवे स्टेशन तक चलते हैं और घर वापस लौटते हैं। मनाली फिर कभी आएंगे मजे करने। पूरा परिवार अपने मन में ऐसा सोचकर रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही, अरे भैया कहाँ जा रहे हो इतने बूढ़े लोगों को और बच्चों को अपने साथ लेकर? पता नहीं है बर्फ का तूफान आ रहा है मनाली में। अरे सर, हम तो रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, हमें अपने घर वापस जाना है। अरे तुम लोग पागल हो? कैसे जाओगे वापस? सारा ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से सारे रास्ते जाम हो गए हैं। हे भगवान, मुसीबत तो एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। अब हमारे पास ना तो पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं और ना खाने के लिए खाना और ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना। अब हमारा गुजारा कैसे होगा इस मनाली में? आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मेरी ही जल्दबाजी की वजह से इस ठंड में मेरा ससुराल मनाली में फंस गया है। टिकट बुक करते समय मुझे याद ही नहीं रहा कि पहले मैं मौसम की जानकारी ले लेती। खुद को मत कोसो, पहले रहने का कोई ठिकाना ढूंढो। इसके बाद पूरा परिवार भयंकर तूफान में मनाली की सड़कों पर परेशान होकर चल रहा होता है। नित्य और अथर्व दोनों को खांसी जुकाम हो जाता है और पद्मिनी जी, भारती जी और सुशील जी तीनों के लिए पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। तभी अंकित, अरे देखो वो वैन वहाँ फंसी हुई है और खाली भी लग रही है। क्यों ना हम मनाली में तूफान के थमने तक उस वैन को ही अपना ठिकाना बनाए और वहीं पर रहें। अच्छी तरकीब है, चलिए वहां पर चलते हैं। अंकित अपने पूरे परिवार को लेकर उस वैन तक पहुंचता है। वैन के अंदर आगे और पीछे की तरफ गद्दी वाले सीटें लगे होती हैं। वैन का दरवाजा खोलते ही अंकित नित्या और अथर्व को उनकी गद्दी पर लेटा देता है
और उसके बाद पद्मिनी जी भी भारती जी और सुशील जी के साथ वैन की आगे वाली सीट पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। तभी हिमांशी, इस वैन में कांच का दरवाजा टूटा हुआ है, अगर ये बंद हो जाए तो हमें इसमें सर्दी कुछ कम लगेगी। भाभी आपको याद है हम चलते समय एक बैग लेकर आए थे जिसके अंदर हमने कुछ काले रंग के कंबल रखे थे, ये सोचकर कि अगर हम वहाँ पर पिकनिक मनाने जाएंगे तो उन काले कंबलों को बिछाकर बैठ जाएंगे। अगर हम वो कंबल इस वैन की खिड़कियों पर लगा दी तो? हाँ, बिल्कुल सही तरकीब है। तुम कंबल निकालो, मैं वैन के चारों तरफ उन्हें बांध देती हूँ। इसके बाद निधि और हिमांशी दोनों मिलकर वैन के चारों तरफ से कंबल से पैक कर देती हैं, जिसकी वजह से वैन में थोड़ी गर्माहट रहती है। लेकिन तभी मम्मी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है और जितने पैसे थे वो सारे होटल वाले ने ले लिए। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम करके लाता हूँ। तुम सब लोग यहीं बैठो। अंकित सभी लोगों को वैन में बिठाकर खाने का इंतजाम करने के लिए चला जाता है और पूरे 2 घंटे तक भयंकर बर्फबारी में घूमने के बाद वो एक ढाबे के पास पहुंचता है। भैया, इंसानियत के नाते थोड़ी सी मदद कर दो। आपके ढाबे पर कल का बासी जो कुछ भी हो वो खाने के लिए दे दो। हमारा परिवार यहाँ फंस गया है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे भैया, हम यहाँ पर खैरात बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन तुम शक्ल से मजबूर दिखते हो। मोहन, कल रात की जो रोटियां बची हुई थी और जो दाल है वो इनको दे दे, वैसे भी वो हमारी किसी काम की नहीं है। ढाबे वाला कुछ बासी रोटियां और 1 दिन पुरानी दाल अंकित को दे देता है। अंकित खुश होकर वो खाना लेकर वैन के पास आ जाता है और हिमांशी पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा करके वो सारा खाना खिलाती है। धीरे धीरे मौसम और खराब होता है और रात हो जाती है। रात के समय अब तो यहाँ पर अंधेरा हो गया है और ठंड भी बढ़ गई है। पता नहीं आज की रात हम लोग जिंदा भी बचेंगे या नहीं। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं अम्मा जी? कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। एक काम करते हैं, सब लोग आपस में चिपक चिपक कर बैठ जाते हैं, इससे हमारे शरीर की गर्माहट बनी रहेगी और हम लोगों के हाथ पैर सुन्न नहीं पड़ेंगे। भारती जी की बात मानकर पूरा परिवार एक दूसरे से सटकर पूरी रात गुजार देता है। अथर्व और नित्या को सभी लोग बारी बारी अपनी गोद में सुलाते हैं और किसी तरह उनकी एक रात कट जाती है और अगले दिन सुबह, हे भगवान, इतनी तेज ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड में तो ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां जमने वाली हैं। और सभी को सर्दी जुकाम बुखार हो गया है। भैया, कल तो हमने ढाबे से रोटियां मांग ली थी, आज क्या करेंगे? पहले तो हम थोड़ी सी गर्माहट के लिए कहीं अलाव देखेंगे। देखो, मनाली में जगह जगह लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव लगाए हुए हैं। हम थोड़ी थोड़ी देर बारी बारी से जाकर अलाव के पास बैठ जाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा। हाँ ठीक है, और आज मैं भी आपके साथ खाना ढूंढने चलता हूँ। हमें कुछ न कुछ खाना मिल ही जाएगा। नितिन और अंकित एक साथ मिलकर खाना ढूंढने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी हिमांशी, सुनो, दादी जी को और दोनों बच्चों को बहुत तेज बुखार है। दादी जी ने चलते समय दवाइयां तो रख ली थी, लेकिन दवाइयां खाने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। ये लो खाली बोतल, इसमें अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो ले आना। इस मौसम में सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। नल में भी पानी की जगह बर्फ आ रही है। पता नहीं पानी मिलेगा या नहीं, लेकिन तुम बोतल दे दो, मैं कोशिश करूंगा। अंकित हिमांशी से वो बोतल लेकर नितिन के साथ मनाली की सड़कों में तेज तूफान में निकल आता है और दोनों भाई मिलकर कई अलग अलग जगह पर खाने के लिए खाना और पानी के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन आज कोई भी उनकी मदद नहीं करता और थक हार कर, भैया आज तो हमारी मदद किसी ने भी नहीं की। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे हम खाने पीने का इंतजाम करेंगे। देख जरा, वो पुलिस वाले इन मजदूरों से वो बर्फ हटवा रहे हैं, शायद इसके बदले में इन्हें पैसे मिलेंगे। हम भी ये काम कर सकते हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हो, चलो इनसे चलकर पूछते हैं। अंकित और नितिन जल्दी से पुलिस वालों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, सर, ये जो आप बर्फ हटवा रहे हैं, इसके बदले में क्या आप पैसे भी देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तुम हटाना चाहते हो तो तुम भी हटा दो, कम से कम आने वाले जानों वालों के लिए रास्ता तो हो जाएगा। अंकित नितिन की तरफ देखता है और दोनों भाई एक एक फावड़ा लेकर लगभग 3 घंटे तक बर्फ को हटाने का काम करते हैं और 3 घंटे बाद, लो भाई, तुम दोनों के 200 रुपए, अगर कल भी हटानी है तो आ जाना। अब दोनों भाइयों के पास कुल मिलाकर 400 रुपए होते हैं। दोनों एक बोतल में बर्फ इकट्ठी कर लेते हैं और कुछ खाने पीने का सामान लेकर वैन तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वैन के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ का बहुत ज्यादा पहाड़ बन गया था, जिसकी वजह से वैन में ठंडक और बढ़ गई थी। तभी नितिन, अंकित भैया, क्यों ना हम जैसे वहां से बर्फ हटा कर आए हैं वैसे ही अपनी वैन के पास से भी बर्फ हटाएं, वरना हमारा परिवार सर्दी में जम जाएगा। हाँ, और कोई चारा भी नहीं है। दोनों भाई हवलदार से फावड़ा मांग कर लाते हैं और वैन के चारों तरफ से बर्फ हटाते हैं। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं और अंकित जो बोतल में बर्फ भर कर लेकर आया था उसे कंबल में लपेट कर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद बर्फ का पानी बन जाता है और उस पानी से हिमांशी अपने बच्चों को और सास ससुर को दवाइयां खिलाती है।
इस तरह मनाली में परेशानी से जूझते हुए सभी का एक और दिन कट जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा था हाथ पैरों में खून ही नहीं है। हम सब का भी यही हाल है और अगर हम एक दिन और यहाँ पर रहे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अंकित बेटा, तुम अगर कुछ पन्नी का इंतजाम कर सको तो कर लो। हम लोग अपने मोजे और दस्तानों के अंदर पहले पन्नी पहन लेंगे, उसके बाद मोजे दस्ताने पहनेंगे। इससे पन्नी की गर्मी में हमें ठंड कम लगेगी और कम कपड़ों में भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक कह रही हो माँ, मैं और नितिन अभी जाते हैं और लेकर आते हैं। अंकित और नितिन दोनों भाई साथ में जाते हैं और बर्फ से भरी हुई सड़कों के बीच से कुछ बेकार पन्नी त्रिपाल उठा कर ले आते हैं। इसके बाद सभी लोग उन पन्नियों को हाथ पैर और सिर में पहनते हैं। उसके बाद अपने टोपे दस्ताने और मोजे पहनते हैं और उस त्रिपाल को अपनी वैन के ऊपर ढक लेते हैं, जिसे वैन के ऊपर बर्फ नहीं टिकती। लेकिन मनाली में उस भयंकर बर्फबारी में पूरा परिवार अब पूरी तरीके से फंस चुका था। उनकी वैन बर्फ में धंस चुकी थी और दोनों भाई मिलकर बर्फ को हटाने में लगे हुए थे। तभी कुछ ब्लॉगर्स वहां आते हैं और उन्हें देखकर उनका वीडियो बनाते हैं। हेलो गाइस, देखिए मनाली की भयंकर बर्फबारी में फंसा हुआ ये परिवार बच्चों से लेकर बूढ़े तक झेल रहे हैं बर्फ की मार। तो भाई साहब, आप इस बर्फ के तूफान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम लोग यहाँ पर मनाली में फंस चुके हैं। हम लोगों ने जैसे तैसे करके मनाली घूमने के लिए पैसे जोड़े थे, लेकिन मनाली में आने के बाद यहाँ भयंकर तूफान शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार यहाँ फंस गया है। हमारे पास न रहने का ठिकाना है और न खाने के लिए एक भी अन्न का दाना। आप लोग प्लीज हमारी मदद करिए और हमें हमारे घर वापस पहुंचा दीजिए। तो देखा कितनी मुश्किलों में ये परिवार मनाली में फंसा हुआ है। ठंड में फंसे हुए इस गरीब परिवार ससुराल की मदद करना अब आप लोगों का फर्ज है। आप लोग चाहें तो इन लोगों की मदद कर सकते हैं। ब्लॉगर्स वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। वो वीडियो वायरल हो जाती है और उस वीडियो को देखने के बाद अब लोग हिमांशी के परिवार की मदद करने के लिए आगे आते हैं। हम लोगों ने आपका वीडियो देखा, आप लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं ना, ये लीजिए कुछ खाना, आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को खिला दीजिए। आप हमें वापस भेजने का इंतजाम कर दीजिए। हम यहाँ पर बुरी तरीके से ठंड में फंस चुके हैं। आप चिंता मत करो, वो इंतजाम भी हो जाएगा। तब तक आप ये खाना रख लो और आप लोग खा लेना। इस तरह एक एक करके कई लोग वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं और कभी कोई खाना तो कभी कोई कपड़े और कुछ पैसे उन लोगों को दे जाता है। लेकिन अंकित का परिवार हर किसी से वापस अपने घर भेजने की अपील करता है। एक एक करके वो ब्लॉगर्स अंकित और हिमांशी के परिवार की कई वीडियो बनाते हैं और फिर एक दिन हेलो गाइस, तो देखिए इस परिवार को मनाली में फंसे हुए पूरा 10 दिन हो चुका है। इन लोगों के पास अब यहाँ पर जीने के लिए कोई भी संसाधन नहीं बचा है। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि वीडियो मनाली के मंत्री तक पहुंचे और हमें इस परिवार की मदद करने के लिए कोई रास्ता दिखाई दे। ब्लॉगर्स की ये वीडियो एक बार फिर से वायरल हो जाती है और ये खबर हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल तक पहुंचती है। सोचकर देखिए आप लोग, अगर मनाली में एक परिवार ऐसा फंसा है तो न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे। हमें जल्द से जल्द कोई इंतजाम करना होगा। क्यों ना जब तक तूफान नहीं थमता तब तक हम उन्हें रहने और खाने की आर्थिक रूप से मदद कर दें। कम से कम वो मनाली में चैन से रह तो पाएंगे। इसके बाद पुलिस की मदद से हिमाचल प्रदेश की सरकार अंकित और हिमांशी के परिवार के लिए वहां एक धर्मशाला में इंतजाम करवाती है। तब तक तूफान थोड़ा थोड़ा करके थमने लगता है। सरकार की तरफ से अंकित के परिवार को खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े भी मिलते हैं और तूफान के थमने के बाद आप लोगों की वापस जाने की टिकट करा दी गई है। आप लोग 3 दिन बाद ट्रेन से अपने वापस उत्तर प्रदेश पहुंच सकते हैं। तब तक आप हिमाचल सरकार की जिम्मेदारी हैं। हिमांशी का पूरा परिवार खुश हो जाता है। तभी निधि उछलकर बोलती है, तो भाभी क्यों ना 3 दिन तक हम मनाली घूम लें और मनाली में एंजॉय कर लें, क्योंकि जब से मनाली आए हैं तब से हम परेशानियां ही झेल रहे हैं। हाँ क्यों नहीं। हम मनाली 4 दिन के लिए आए थे, लेकिन अभी मनाली में रहते हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इन 15 दिनों में हमने एक भी दिन मजे नहीं किए। तो चलो अब मजे करते हैं। पूरा परिवार एक साथ गर्म कपड़े पहनकर तैयार होता है और मनाली की सड़कों पर घूमने के लिए निकल जाता है। बच्चे बर्फ से खेलते हैं और अंकित और हिमांशी सभी बड़े लोगों के साथ स्केटिंग का मजा लेते हैं। बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर उछालते हैं। क्यों, मजा आ रहा है ना हिमांशी? हमारा मनाली आने का सपना आखिर पूरा हो ही गया। हमने भले ही इतनी मुसीबतें झेली, लेकिन फाइनली हम लोग मनाली तक पहुंच ही गए। हाँ क्यों नहीं। इतनी मुसीबतें झेलने के बाद फाइनली हम मनाली में एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार 3 दिन तक मनाली की सड़कों पर खूब मजे करता है। नित्या, अथर्व, अंकित, निधि के साथ बर्फ से दिन भर खेलते हैं और 3 दिन बाद उनकी वापसी की टिकट होती है। सभी लोग रेलवे स्टेशन पर वापस आते हैं और ट्रेन में बैठे हुए बाय बाय मनाली, तुम्हारा ये सफर जीवन भर याद रहेगा। पहली बार हम अपने घर से घूमने के लिए कहीं बाहर निकले थे और हमने इतनी मुसीबतें झेली, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।
हिमांशी का पूरा परिवार पूरी रात का सफर तय करके वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन ब्लॉगर्स ने उनकी जो वीडियो वायरल की थी वो वीडियो उनके आसपास के लोग भी देखते हैं और अब हिमांशी का पूरा परिवार ठंड में मनाली में फंसा ससुराल के नाम से फेमस हो जाता है और हिमांशी को सरकार की तरफ से हर साल मनाली जाने का ट्रिप फ्री मिलता है।